हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। ये आपका लेक्चर नंबर 7 है। मानवों में जनन का लेक्चर नंबर 7 का बी है। इसमें हम बात कर रहे थे लघुत्तरी सेकंड प्रश्नों के बारे में, लघुत्तरी फर्स्ट और सेकंड। अगर आपसे लघुत्तरी फर्स्ट में पूछेगा तो थोड़ा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और लघुत्तरी सेकंड में पूछेगा डायग्राम विथ उसको बारे में लिखने के लिए पूछेगा। जब भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा बच्चों। आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इसमें हमारा बात आता है बच्चों, प्यूबर्टी या द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, या बोला जाए कि यौनारंभ क्या होता है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं के शरीर पर क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बच्चों, यौनारंभ या यौनावस्था क्या होती है। इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं के शरीर पर क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, ये कब जाते हैं, ये कब दिखाई देते हैं बच्चों, और इससे नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। बच्चों, आपसे किसी को यहाँ पे सिर्फ यही पूछा जाता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण में पुरुषों लड़कों के शरीर पर क्या लक्षण दिखाई को देते हैं और स्त्रियों पर क्या दिखाई देते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल समझाया है, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ लक्षण पूछता है क्या लक्षण होते हैं द्वितीयक लक्षण स्त्रियों के और क्या होते हैं पुरुषों के। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया है कि यौनारंभ या यौनावस्था वो या किशोरावस्था वह अवस्था होती है बच्चों जिसमें हार्मोन्स के प्रभाव से बच्चों या हार्मोनल इफेक्ट से शरीर मतलब कि व्यक्ति के या बच्चे के या बालक के या बालिकाओं के शरीर के प्रभाव से हार्मोन्स के प्रभाव से बच्चों शारीरिक, मानसिक तथा यौन परिवर्तन प्रारंभ होते हैं बच्चों। इस समय लड़का और लड़की प्रजनन में विकसित होने लगती है। इसमें बच्चों इस समय पर लड़का और लड़कियों में प्रजनन विकसित होने लगती है, मतलब प्रजनन की शक्ति जो होती है वो विकसित होने लगती है, प्रजनन क्षमता विकसित होने लगती है बच्चों। यहाँ क्षमता होनी चाहिए, प्रजनन क्षमता विकसित होने लगती है बच्चों की। यौनारंभ या यौनावस्था वह अवस्था होती है जिसमें हार्मोन्स के प्रभाव से शारीरिक, मानसिक और आपका यौन परिवर्तन प्रारंभ होते हैं। इस समय पर क्या होता है, लड़के और लड़कियों में बच्चों प्रजनन क्षमता विकसित होने लगती है। या ऐसे भी बोला जा सकता है बच्चों, प्यूबर्टी या किशोरावस्था। प्यूबर्टी या यौनारंभ किशोरावस्था की शुरुआत का समय होता है बच्चों, जब बच्चे के शरीर पर या बच्चों के शरीर में यौन परिपक्वता मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगती है और धीरे धीरे बच्चा वयस्क बनने लगता है बच्चों। इसे हम अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विथ द रिप्रोडक्टिव organs becomes mature and sexual character developed. बच्चों, puberty is the period during which reproductive organs become mature। मतलब puberty वह अवस्था होती है बच्चों जिसके दौरान हमारे सेक्सुअल ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो होते हैं या डेवलप्ड होते हैं। तो यही लिखा गया है कि प्यूबर्टी वह अवस्था होती है जिसमें जननांग परिपक्व हो जाते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं या विकसित होते हैं, और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करते हैं। लक्षणों को विकसित करते हैं बच्चों। लड़कों में जो प्यूबर्टी होती है या यौनावस्था होती है बच्चों, वही 11 से 16 वर्ष की अवस्था में दिखाई देने लगती है। लड़कियों में 10 से 15 वर्ष की आयु में दिखना प्रारंभ हो जाती है बच्चों। तो आपका अगला
बच्चों इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि लड़कों में जो प्यूबर्टी होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नियंत्रित करता है। लड़कों में प्यूबर्टी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स का नाम टेस्टोस्टेरोन है। हमेशा इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ऐसा हार्मोन होता है जो प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। बच्चों लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्यूबर्टी को नियंत्रित करते हैं। बच्चों ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्यूबर्टी को नियंत्रित करता है। पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्यूबर्टी को नियंत्रित करता है, तो सही ऑप्शन आपका टेस्टोस्टेरोन होगा। ऐसे ही फीमेल्स में पूछा जा सकता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स फीमेल्स में प्यूबर्टी को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों, अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या दिखाई देते हैं। बच्चों लड़कियों में प्यूबर्टी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो बच्चों स्तन का विकास होना, मतलब स्तनों का विकास होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसे बोलेंगे, मासिक धर्म का प्रारंभ होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट होना, कूल्हों मतलब हिप्स या कूल्हों का चौड़ा होना, बगल और जननांगों पर बाल उगना। बच्चों बगल और जननांगों पर बाल उगना, ऊंचाई और वजन का बढ़ना, त्वचा पर मुहासे मतलब एक्ने का आना, मूड बदलना, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं फीमेल्स में इस समय। और आपका क्या होता है बच्चों, आवाज़ का या स्वर का पतला होना, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना। अगर लड़कों में हम द्वितीयक लक्षण लैंगिक लक्षणों की बात करें बच्चों, तो जो प्यूबर्टी में निम्नलिखित द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखने को मिलते हैं मेल में या बेबी बॉयज़ में या लड़कों में। पहले तो होते हैं कि आवाज़ उनकी भारी हो जाती है, वॉइस चेंज होता है, उनकी आवाज़ भारी होगी, शरीर मतलब चेहरे पर उनके दाढ़ी मूंछ आती हैं बच्चों, और एक्ने फीमेल में भी आते हैं, और शरीर पर बाल आना, अंडकोश और लिंग का विकास होना, वीर्य उत्पादन का प्रारंभ होना बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पर स्टार्ट हो जाती है, कंधों का चौड़ा होना और मांसपेशियों का विकास होना, कद बढ़ना बच्चों, स्वप्न दोष होना, नाइट फॉल भी होना, चूँकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है तो नाइट फॉल भी होना स्टार्ट होती है बच्चों। बच्चों आपका ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं, दाढ़ी मूंछ आना, मतलब दाढ़ी मूंछ आना, स्पर्मेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, तो प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर वो होते हैं जो जन्म से पहले ही जो नेचर ने ऑलरेडी हमें ऑर्गन प्रोवाइड कर दिए हैं, नेचर ने जिन ऑर्गन्स को पहले ही बना दिया है उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर। उन्होंने जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं वो प्यूबर्टी में शो होते हैं बच्चों। अब प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर जन्म से ही हमारे पास होते हैं। और हाँ ध्यान रखिएगा, जो आपका प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरों का डेवलपमेंट भी होता है। प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी बच्चों। तो जो जननांग जन्म से ही मौजूद होते हैं या जन्म से ही उपस्थित होते हैं और प्रजनन क्रिया से सीधे संबंधित होते हैं या जुड़े होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक लैंगिक लक्षण बोलेंगे बच्चों। यानी कि जो अंग बच्चे के पैदा होते ही शरीर पर पाए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक लैंगिक लक्षण बोलेंगे बच्चों। लड़कों में अगर हम बात करें प्राथमिक लैंगिक लक्षण की, तो टेस्टिस आपका होता है प्राथमिक लैंगिक लक्षण, और पेनिस होता है, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी नर युग्मक को बनाने और आपके प्रजनन तंत्र में सहायक होते हैं, इसलिए प्राथमिक जननांग होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, नर युग्मक शुक्राणु को बनाने में सहायक होती हैं और प्रजनन क्रिया में भी सहायक होते हैं, प्रजनन क्रिया में सहायक होते हैं और मेल गैमेट्स को बनाने में हेल्प करती हैं। अब बात करेंगे हम बच्चों लड़कियों में क्या प्राथमिक लैंगिक लक्षण होते हैं बच्चों। प्राथमिक लैंगिक लक्षण अगर फीमेल में बात करें तो ओवरीज होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ये चूँकि बचपन से ही मतलब जन्म से ही इनमें पाई जाती हैं मेल और फीमेल में, बस इनका डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी होता है।
मतलब प्यूबर्टी के दौरान या यौनावस्था के दौरान। बच्चों, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, ये सभी मादा युग्मक के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए ये प्राथमिक जननांग होते हैं। अब बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की परिभाषा की बात कर लेंगे। तो बच्चों, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण की प्रक्रिया को हम अंडजनन बोलेंगे, जबकि शुक्राणु वृषण में शुक्राणुओं की बनने की प्रक्रिया या टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और ओवरी के अंदर ओवम के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को हम oogenesis बोलेंगे। बच्चों, अगर हम बात करें कि ये अंडजनन होता कहाँ, किस स्थान पर है, तो हमारी अंडजनन की क्रिया ओवरी या अंडाशय में होती है, और जबकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया आपकी वृषण या टेस्टिस में होती है। अगर हम बात करें कि यह प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, आपकी कौन सी अंडाणु जनन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है बच्चों, तो जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वह भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ होती है और जन्म के बाद यह रुक जाती है और यौनावस्था में पुनः प्रारंभ होती है। मतलब भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ होगी और जन्म के बाद बंद हो जाती है, और यौनावस्था में से पुनः प्रारंभ हो जाता है अंडाणु जनन की प्रक्रिया। और जबकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, वह यौनावस्था या यौनारंभ या प्यूबर्टी के समय में प्रारंभ होती है। यौनावस्था या यौनारंभ में यह प्यूबर्टी में यह मैकेनिज्म स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, जबकि अंडाणु जनन जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ होती है, या अंडाणुओं का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होने लगता है। और क्या होता है बच्चों कि जन्म के बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है, और फिर जब प्यूबर्टी आती है तो यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होती है। अब बच्चों, अगर हम बात करें कि बनने वाली अंडाणु जनन में कितनी कोशिकाएं बच्चों बनती है, तो अंडाणु जनन में बच्चों प्राथमिक अंडाणु बनता है, एक प्राथमिक अंडाणु बनेगा, और एक प्राथमिक अंडाणु से एक अंडाणु का निर्माण होता है तथा 3 पोलर बॉडियों का निर्माण होता है। बच्चों, एक अंडाणु जनन प्रक्रिया में या oogenesis की प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्राथमिक अंडाणु से एक अंडाणु का निर्माण तथा 2 पोलर बॉडी का निर्माण होता है, जबकि शुक्राणु जनन में एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका से शुक्राणु जनन में एक प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें बच्चों की कोशिका विभाजन स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे होता है, तो बच्चों इनमें अंडाणु जनन में या oogenesis में असमान कोशिका विभाजन होता है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है। शुक्राणु जनन में समान विभाजन होता है। तो बच्चों, आपकी अंडाणु जनन में इक्वेशनल डिवीजन होता है और शुक्राणु जनन में मतलब असमान विभाजन होता है बच्चों। अनइक्वल डिवीजन बच्चों, oogenesis में अनइक्वल डिवीजन होगा और या असमान विभाजन होगा, जबकि शुक्राणु जनन में समान विभाजन होता है बच्चों आपका अंडाणु जनन में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, और शुक्राणु जनन में इक्वल डिवीजन होता है। अगर हम बात करें बच्चों कि इस अंडाणु जनन की प्रक्रिया की अवधि की बात करें, तो यह प्रक्रिया बच्चों लंबी चलती है या लंबी होती है और रुक रुक कर होती है, और जबकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ 3-4 अंतर लेने की ज़रूरत होगी। मैंने डिटेल में ज़रूर आपको बता दिया है, जो आपको इजी अंतर लगें इनमें से वही आप लिखिएगा, ठीक है। मतलब वही अपने एग्ज़ाम में पॉइंट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और उन्हीं को लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में बच्चों। और अगर हम बात करें बच्चों कि बनने वाली कोशिकाओं के आकार की बात करें, शुक्राणु जनन कोशिकाओं में जो कोशिकाएं बनती हैं उनका आकार कैसा होता है, तो बच्चों अंडाणु जनन में बनने वाली कोशिका अंडाणु जिसका आकार बड़ा होता है बच्चों, इसमें पोषक पदार्थ भरा होता है, जबकि शुक्राणु जनन से बनने वाली कोशिका शुक्राणु छोटा और गोला पतला होता है बच्चों। शुक्राणु जनन जो होता है बच्चों
वह आपका पतला होता है और छोटा होता है। अंडाणु बड़ा होता है और इसमें पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं। और जो आपका शुक्राणु होता है बच्चों, यह पोषक प्राप्त करता है किससे पता है? जब तक अनमैच्योर्ड रहता है सर्टोली सेल से, आफ्टर मैच्योरेशन इसको एनर्जी वगैरह देता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें बच्चों कि इनकी मोटेलिटी की बात करें, मतलब गतिशीलता की बात करें, तो जो हमारा अंडाणु होता है, अंडाणु जनन प्रक्रिया के बाद या अंडाणु जनन oogenesis के बाद जो मादा युग्मक अंडाणु होता है वह नॉन मोटाइल या इमोटाइल होता है या अचल होता है। मतलब यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद नहीं चल पाता, बेचारे को लुढ़का लुढ़का के चलाना पड़ता है। ठीक है। हमारे मतलब फीमेल जो होती हैं उनकी बॉडी, उनकी रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं बॉडी नेचर ने, जिसके थ्रू स्पर्म वो आपका वो एक जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के फिंगरी, वहाँ से ओवरी से तो फिंगरी कलेक्ट करेगा, फिर आपके होते हैं एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। वो एपिथेलियल टिश्यू बच्चों, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू आपके उस एग को धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते फैलोपियन ट्यूब की ओर सरकाते हैं या ले आते हैं बच्चों। जबकि अंडाणु जो होता है वो मोटाइल शुक्राणु जो होता है नर युग्मक होता है या शुक्र जनन की प्रक्रिया के बाद बनने वाला नर युग्मक शुक्राणु गतिशील होता है बच्चों। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है बच्चों। किसके मदद से चलता है पता है? सीलिया के थ्रू। अपने उसमें बच्चों उसमें टेल पाई जाती है, पूंछ, फ्लैजिला। और बच्चों अगर हम बात करें अंडाणु जनन में, तो हार्मोन कौन कौन नियंत्रित करते हैं अंडाणु जनन की प्रक्रिया को? तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया को बच्चों FSH, LH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नियंत्रित करते हैं। जबकि अंडाणु जनन शुक्राणु जनन को बच्चों FSH, LH और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नियंत्रित करते हैं बच्चों। ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि शुक्राणु जनन को, अंडाणु जनन को FSLH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नियंत्रित करते हैं। जबकि अंडाणु जनन को FSH, जबकि शुक्राणु जनन को FSH, LH टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन नियंत्रित करते हैं। और बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जो ये होती हैं, इनको शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को अंडाणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम FSH, LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं। जबकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, LH और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है बच्चों। और बच्चों क्या बोलते, अगर हम पोलर बॉडी की बात करें कि दोनों प्रोसेस में कितनी पोलर बॉडी बनती हैं, तो अंडाणु जनन में 3 पोलर बॉडियों का निर्माण होता है बच्चों। अंडाणु जनन की प्रक्रिया में आपको 3 पोलर बॉडियां बनती हैं, जबकि शुक्राणु जनन में पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है। तो बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि स्टेम सेल क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपसे परिभाषा पूछा जा सकता है इसका, मैंने डिटेल में बताया है, तो आप सिर्फ परिभाषा लिख दीजिएगा। और इसके प्रकार पूछेगा तो कोई 1-2 प्रकार लिखिएगा अगर ये लघुत्तरी में पूछा जाता है तो, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टेम सेल्स। ना इस साल आया तो किसी साल तो पूछेगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा। स्टेम सेल की बात करें तो बच्चों यह स्टेम सेल ऐसी अनडिफरेंशिएटेड विशेष कोशिकाएं होती हैं बच्चों, जो विभाजन करके नई स्टेम सेल का निर्माण करती हैं तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं बच्चों। मतलब देखिए, ये ऐसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो विभाजित होकर के नई स्टेम सेल का निर्माण करती हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा कि अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है अविशिष्ट मतलब अनस्पेशलाइज्ड, मतलब अभी तक ये कोई विशेष कार्य के लिए बनी नहीं है, मतलब इनका अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं है और ये इनमें बच्चों क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी होती है। ये डिफ्रेंशिएट होकर के
विशेष कोशिकाओं में या स्पेशलाइज्ड कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ठीक है, यही लिखा गया है, विशेष कोशिकाओं में बदल सकती हैं। ठीक है, अभी अनडिफरेंशिएटेड मतलब बच्चों इसका ये होता है कि इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, ये विशेष इनमें कोई अंतर नहीं होता, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं ज़रूर होती हैं लेकिन अभी ये कि कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, और विशेष होती है, इनमें पोटेंशियल होता है, आगे चल के ये डिफ्रेंशिएट होकर के स्पेशलाइज्ड कोशिका या डिफ्रेंशिएशन करके विशेष कोशिकाओं में विभाजित हो जाती, बन जाती, बदल जाती हैं या बट जाती है या विभेदित हो जाती हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि ये जो आपकी स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये ऐसी अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि ये अभी तक इनका कोई कार्य विशेष कार्य नहीं है, जो विभाजन करके ये ऐसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन करके नई स्टेम सेल का निर्माण करेंगे, विभाजन करके अपने जैसे नई स्टेम सेल को बना सकती हैं और ये विभिन्न प्रकार की विशेष कोशिकाओं में बदल सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों इनमें डिफ्रेंशिएशन की पोटेंशियल होती है। मतलब अगर हम अनडिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन की बात करें बच्चों, तो अनडिफ्रेंशिएशन मतलब ये होता है कि इनमें स्पेशल अभी तक इनका कोई कार्य स्पेशल कार्य नहीं निश्चित हुआ है, लेकिन इनमें पोटेंशियल होती है, इनमें डिफ्रेंशिएशन की क्षमता होती है और ये आगे चल के डिफ्रेंशिएट होकर के आपका निर्माण कर देंगी, स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर हम बात करें ऐसे तो आप अभी स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तो अभी आप अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। ठीक है, लेकिन आप में डिफ्रेंशिएशन की पोटेंशियल है, आप में क्षमता है, आप आगे चल कर के डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन सकते हैं, यानी आप आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप में डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल है, अभी आप अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। तो मतलब कि इसका सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है कोई विशेष कार्य निश्चित ना होना, अभी विशेष प्रकार की इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है इनके कार्यों में। ठीक है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन की मतलब कि इनमें क्षमता होती है डिफ्रेंशिएट होने की, विभाजित होने की, और आगे चल के ये विभाजित हो आगे चल के ये डिफ्रेंशिएट होकर के अलग कुछ और विशेष कोशिकाओं में बदल जाती हैं। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों की स्टेम कोशिकाएं ऐसी बीज कोशिकाएं होती हैं जो ज़रूरत पड़ने पर किसी विशेष कोशिकाएं में बदल सकती हैं और शरीर को ठीक करने में मदद करती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस परिभाषा को बच्चों, स्टेम कोशिकाएं ऐसी अनडिफ्रेंशिएटेड अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये ऐसी विशेष प्रकार की बच्चों अनडिफ्रेंशिएटेड विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन करके स्टेम सेल की निर्माण करेंगी, नई स्टेम सेल का निर्माण कर सकती हैं या निर्माण करती हैं तथा विभिन्न प्रकार की विशिष्ट या विशेष कोशिकाओं में विभेदित या बट सकती हैं। ठीक है, या बन सकती विभेदित हो सकती हैं या विशेष प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। तो अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनका अभी तक कोई कार्य निश्चित ना हुआ है। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब कि डिफ्रेंशिएशन मतलब विशिष्ट कोशिकाओं का या विशेष कोशिकाओं का विशेष कोशिकाओं में बदलना, मतलब कोशिकाओं का विशेष कोशिकाओं में बदलना। जो ये कोशिकाएं होती हैं विशिष्ट कोशिकाएं, अनस्पेशलाइज्ड कोशिकाएं बच्चों, अनस्पेशलाइज्ड मतलब अविशेष कोशिकाएं, जो अविशिष्ट कोशिकाएं जो आगे चल के विशेष कोशिकाओं में बदल जाती हैं। बच्चों एक सेकंड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब और डिफ्रेंशिएटेड का क्या मतलब है। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है अनस्पेशलाइज्ड, मतलब इनमें इनका अभी तक ये किसी विशेष कार्य के लिए नहीं बनी। और डिफ्रेंशिएटेड का ये मतलब होता है यही जो अनडिफ्रेंशिएटेड या अविशिष्ट कोशिकाएं हैं यही आगे विशिष्ट कोशिकाओं में बदल जाएंगी, यही इनका मेन मतलब होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। बच्चों स्टेम सेल की में दो गुण पाए जाते हैं, दो विशेष गुण पाए जाते हैं। सेल्फ रिन्यूअल का की प्रॉपर्टी पाई जाती है और डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है।
दो गुण पाए जाते हैं, विभेदन और स्वनवीकरण। मतलब कि ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। और डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये आगे चल कर के बच्चों ये स्टेम सेल विभाजित होकर के आगे अलग अलग प्रकार की विशेष कोशिकाओं में बदल जाती हैं या बदल सकती हैं। इसी कारण हम इन्हें स्टेम सेल को मूल कोशिकाओं को स्टेम सेल या मूल कोशिकाओं को मास्टर सेल भी कहते हैं। और वो कौन कौन सी विशेष कोशिकाओं में बदल सकती हैं? किसी भी प्रकार की विशेष कोशिकाएं, जैसे तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, मांसपेशियां, रक्त कोशिकाओं में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। अगर स्टेम सेल की प्रकार की बात करें हम बच्चों, तो इन क्षमता के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं और स्रोत के आधार पर भी 3 से 4 प्रकार की होती हैं बच्चों। टोटीपोटेंट, अगर पोटेंसी की बात करें या क्षमता के आधार पर बात करें, तो पहली होती है टोटीपोटेंट, दूसरी होती है प्लूरीपोटेंट और थर्ड होती है मल्टीपोटेंट। और स्रोत के आधार पर बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, भ्रूणीय मूल कोशिका, एडल्ट स्टेम सेल, वयस्क, और इंड्यूस्ड प्रोटीन स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब हम बात करेंगे बच्चों पोटेंशियल या पोटेंशियल के आधार पर या पोटेंट के आधार पर स्टेम सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों पहला रहता है हमारा टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों? ये स्टेम सेल्स निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली स्टेम सेल्स होती हैं बच्चों ये निषेचन के बाद तुरंत बनने वाली स्टेम सेल्स होती हैं बच्चों। ये कोशिकाएं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन तुरंत बनने वाली स्टेम सेल्स होती हैं बच्चों। ये पूरे जीव का निर्माण कर सकती हैं। इनमें इतनी पोटेंशियल होती है बच्चों कि ये अकेले पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण या फॉर्मेशन कर सकती हैं बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें तो निषेचन के बाद बनने वाली जाइगोट या युग्मनज की शुरुआती कोशिकाएं, देखो उन्हीं शुरुआती कोशिकाओं से पूरे जाइगोट का निर्माण हो जाता है, पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म या नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब दूसरा आता है प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल में बच्चों प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ये स्टेम कोशिकाएं लगभग सभी प्रकार की सभी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं बच्चों। ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, ये स्टेम सेल्स लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं। ये पूरे जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, ये पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं कर सकती बच्चों, ठीक है। ये लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं, लेकिन सभी पूरे ऑर्गेनिजम्स को या पूरे जीव को नहीं बना सकती हैं बच्चों। अब आपका इसका एग्जांपल है बच्चों भ्रूणीय स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें बच्चों, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ये कोशिकाएं सीमित प्रकार की कोशिकाओं को बना सकती हैं, जैसे कि रक्त का निर्माण करने वाली बच्चों स्टेम सेल्स, हेमेटोपोटिक स्टेम सेल, मतलब रक्त का निर्माण करने वाली स्टेम कोशिकाएं। इसका उदाहरण है किसकी? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की। मतलब कि जो बोन मैरो की हिमेटोपोटिक सेल्स होती हैं बच्चों, जो ब्लड की या जो बोन मैरो की हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स होती हैं, जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं, वो आपकी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की उदाहरण है। अब सोर्स की बात करें बच्चों, सोर्स के आधार पर बात करें तो ये भी आपका पहला आती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये स्टेम सेल्स लगभग भ्रूण जब हमारा 4 से 5 दिनों का होता है तब ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती हैं या ब्लास्टोसिस्ट से प्राप्त की जाती हैं। ये इनमें अत्यधिक विभेदन की क्षमता पाई जाती है बच्चों। इनका उपयोग रिसर्च और चिकित्सा के उपयोग में किया जाता है। एडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें बच्चों, दूसरा हमारा आता है एडल्ट स्टेम सेल्स। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये वयस्क शरीर की उत्कों पाई जाती हैं। ये जो वयस्क लोग होते हैं उनके शरीर की उत्कों पाई जाती हैं। ये क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करने में सहायक होती हैं।
ये जो होती हैं डैमेज टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं।